हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के न्यू वाले आरडी शर्मा बुक का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, इसे सॉल्व करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर को मैं पहले इसलिए करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 के बाद डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर ट्रिग्नोमेट्री करा दो, ट्रिग्नोमेट्री करा दो। तो मैं पहले सोच रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 को एटलीस्ट कंप्लीट करा देता हूँ, और उसके बाद तुम लोग जैसा बोलोगे, अगर तुम बोलोगे सर 11 वाला चैप्टर भी करा दो लगे हाथ, तो 11th वाला करा दूंगा। और तुम्हारा मन करेगा नहीं सर पहले आप एपी जीपी वाला चैप्टर करा दो, जीपी तो नहीं तुम्हारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है वो करा दो, तो फिर पहले मैं वो करा दूंगा। लेकिन अब मैं चैप्टर नंबर 10 शुरू कर दिया हूं, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। केवल इसमें दो एक्सरसाइजेस तुम लोगों को अच्छे से करना है, एक है 10.1 और दूसरा है 10.2। 10.3 पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से डिलीटेड है, आउट ऑफ सिलेबस वाला वो एक्सरसाइज है, वो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज 10.1 है, कोशिश करूंगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूं तुम लोगों को प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा उसकी खुद से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं बनेगा तो टेलीग्राम पे आकर के मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे लेकिन नहीं बन रहा है, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा अलग से। सो 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम लोगों को पता होगा बच्चों, अगर तुम क्लास 10th में आ गए हो तो, कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टोटल 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, फिर तुम्हारा टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। तो ये टोटल 6 हमारे रेशियोज होते हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी वैल्यू हमें पता है तो हम बाकी के वैल्यूज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन से सिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। हमें इसका यूज करके कॉस का, फिर टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सब का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? आओ कॉपी में इसे डिटेल में एकदम समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि चीजें तुम्हें आसान लगने लगे। देखो होता क्या है ना, कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे वर्क करते हैं। जैसे पाइथागोरस का थ्योरम वर्क करते हैं ना राइट ट्रायंगल में, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग राइट ट्रायंगल वाले एंगल्स में यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी एक राइट ट्रायंगल है जिसका मान लो नाम है ABC, तो एंगल ए की अगर बात की जाए कि यहाँ पर एंगल ए बना है, तो इस एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साइड BC है बेटा ना, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ध्यान रखना, जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जैसे तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किसी को भी हम लोग बेस, किसी को भी हाइट ले लेते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तुम्हें हाइट उसी को लेना है जो एंगल के सामने हो, परपेंडिकुलर उसी को कहना है जो एंगल के सामने बने। ठीक है, जो एंगल के साथ यहाँ पर बना हुआ रहता है ये तुम्हारा बेस रहता है, और सबको पता है कि ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग हाइपो कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, ये सारे बच्चों को क्लियर है। अब होता क्या है ना, कि अगर साइन की बात की जाए, जो हमारा पहला रेशियो होता है जिसका नाम साइन रखा गया है, तो ये होता है बेटा P/H, यानी कि किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और डिवाइड करें अगर हम हाइपोटेन्यूज को, तो ये साइन का वैल्यू होता है। यानी जो तुम यहाँ पर 2 और 3 देख रहे हो ना, यानी कि ऊपर वाला जो 2 होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और नीचे जो 3 है वो हाइपोटेन्यूज है। यानी कि ये वाली साइड हमारी 2 के रेशियो में है, और ये वाली जो साइड है वो 3 के रेशियो में है। मतलब यहाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मत सोचना कि सर ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, या 2 मीटर 3 मीटर है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये रेशियो है। रेशियो भी मतलब कि उसी से कनेक्टेड ही एक तरह से है। बस जब रेशियो दिया रहता है तो हम लोग उसको x मान करके, k मान करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 2 है बेटा, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास 3 है इस राइट ट्रायंगल के अंदर, अगर साइन ए की वैल्यू 2/3 दी है तो। अब इसके बाद देखो मैंने कुछ आगे में चीज़ों को लिखा है, B/H लिखा है, P/B लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये जो दूसरा नंबर में मैंने लिखा है बेटा ना, ये कॉस का वैल्यू होता है। कॉस जो होता है ना वो B/H होता है, यानी कि बेस को अगर डिवाइड करें हाइपो से तो वो कॉस की वैल्यू निकल करके आती है। तीसरे नंबर वाला 10 का वैल्यू होता है। ये जो P/B लिखा है मैंने, ये 10 का वैल्यू है। फिर इसी को उल्टा कर दो, B/P कर दो तो वो कॉट बन जाता है। फिर यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, यानी कि जो कॉस वाला हमारा B/H था, अगर इसको H/B कर दो तो ये सेक का उल्टा हो जाता है। और उसी तरीके से P/H को अगर H/P कर दो तो ये कॉसेक का बन जाता है वैल्यू। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज तुम्हें यहाँ से पढ़ने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा सर इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने के बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। कमेंट करके तुम लोग भी बता देना मुझे उल्टे सीधे ट्रिक। बहुत सारे बच्चे बताते भी हैं कि सर एक पापा को बीड़ी पिलाने वाला ट्रिक होता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा जो फेवरेट ट्रिक है वो ये वाला है, पंडित बद्री प्रसाद। P मतलब पंडित बद्री प्रसाद, और उसके नीचे हर हर बोले। ऐसे करके याद किया था मैंने बचपन में, तुम लोग भी याद कर सकते हो।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर दो और फिर नीचे में ऐसे ऐसे डिवाइड की साइन लगा दो, तो इससे जो रेशियोज है ना वो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो साइन का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन अगर आप कॉस का वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो कॉस के लिए मुझे बेस का जरूरत पड़ेगा, टेन के लिए भी देखो बेस का जरूरत पड़ेगा। मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपो है, परपेंडिकुलर 2 है, हाइपो 3 है, लेकिन बेस का वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो बेस का वैल्यू कैसे निकालें बच्चों, इसके लिए हम लोग ना यहाँ पर पाइथागोरस चचा का थ्योरम यूज करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये 2 और 3 जो है वो एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो इसीलिए इसको के मान करके सॉल्व किया जाता है कुछ इस तरीके से। मान लो लेट जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो क्या है हमारे पास, तो वो भाई 2k लिख दो इसको, कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 2k हो गया। और जो हमारे पास हाइपो है, जो हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, वो 3k हो जाएगा। अब हमें बेस निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है, हाइपो है, तो हाइपो का वैल्यू 3k है बेटा, तो इसको ऐसे 3k का स्क्वायर लिख दो। इसके बाद ए बी क्या है मेरे पास, ए बी बेस है, तो उसको बेस ही रहने दो, यानी कि उसको ए बी का ए बी रहने दो। ठीक है, उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, चाहो तो बस बेस लिख सकते हो। और प्लस की साइन के साथ बी सी क्या है भाई, हमारे पास परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर 2k है, तो इसको 2k का स्क्वायर कर दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9k स्क्वायर, और ये 2k स्क्वायर इधर आकर के माइनस का, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो माइनस का 4k स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक, गॉट इट, इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी मतलब बेस निकालना है, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 9k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 5k का स्क्वायर, और इक्वल के उस साइड में ए बी रहेगा, और स्क्वायर को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये रूट में 5k स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये k का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर रहता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, तो ए बी का जो वैल्यू है वो तुम्हारा फाइनली बन जाएगा रूट का 5 और बगल में k, ऐसे के बाहर निकल गया रूट से, रूट के अंदर बस 5 रह जाएगा क्योंकि वो तो बाहर निकल नहीं सकता। मतलब कि जो बेस है ना, ए बी क्या है, ए बी हमारा बेस है बेटा, तो जो बेस है वो रूट 5 और के बन गया। बस यही निकालने की देरी थी। अब तुम सारे के सारे रेशियोज बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि मान लो अगर मुझे कॉस का निकालना है, तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि कॉस होता है b बाई में h, कॉस क्या होता है, b डिवाइड बाई h होता है, b मतलब बेस, तो बेस की वैल्यू है रूट 5k, और h की वैल्यू कितनी है, हाइपो कितनी है अपने पास 3k है, तो नीचे में 3k लिख दो, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट 5 डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे ना, तो तुम इतना के वे मत लिखना, के लिखो या ना लिखो सेम ही आंसर निकल करके आएगा तुम्हारा वो। लेकिन अगर तुम्हारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स में आता है तब के जरूर लिखना, क्योंकि ये जो 5 और 3 या 2 जो दिया हुआ है ये हमारे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल लेंथ नहीं है, वो सिर्फ रेशियो है, इसीलिए उसके साथ के या एक्स कुछ ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉस का वैल्यू निकल गया। अब 10 का निकालते हैं, तो 10 क्या होता है, 10 होता है p बाई में b, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर अपने पास 2k है, और जो बेस है वो अभी हमने निकाला रूट 5k, तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई में रूट 5, ये वैल्यू हो जाएगा 10 का, 10a का वैल्यू मतलब। ठीक है, उसी तरीके से जो कॉट होता है ना बेटा, वो क्या होता है, तो b बाई में p होता है, तो b बाई p कर दो, तो ये हो जाएगा b मतलब कि बेस, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा इसी का, तो ये रूट 5 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा होता है कॉट वैसे, तो कॉट का वैल्यू निकल गया। फिर अगर सेक a का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए कॉस का उल्टा कर दो, कॉस b बाई h होता है, तो ये h बाई में b हो जाएगा, यानी कि ये 3 बाई में रूट का 5 बन जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आता है कॉसेक वाला, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक होता है हमारे पास h बाई में p, साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है, तो साइन मेरे पास 2/3 था, तो ये 3 बाई में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रेशियो कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन कराया है ना, सेम इसी तरीके से इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड वाले में हो सकता है किसी बच्चे को कोई डाउट रहे, तो मैं थर्ड वाला हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड में दिया है बेटा 10 लिख करके कि जो 10 थीटा है वो इक्वल टू 11 है। तुम लोग सर ये थीटा का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जैसे आपने ए लिखा हुआ था इसमें अब थीटा लिख दिया है, यहाँ पर आपने 10a लिखा था, तो कुछ अलग मतलब नहीं होता बेटा, बस नाम रख दिया जाता है। देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है, इस वाले एंगल का नाम थीटा रख दो, बस खेल खत्म, और कुछ नहीं होता थीटा। यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। अब जो 10 11 है इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो क्या सीखा है कि जो 10 थीटा होता है, यानी जो 10 का वैल्यू होता है वो p बाई में b होता है।
तो ये जो 11 है बेटा वो P है, 11 क्या है P है, और इसके नीचे में जो 1 छुपा हुआ है ना वो तुम्हारा B है। यानी इस राइट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो 11 है और जो बेस है बेटा वो 1 है। तुम्हें हाइपो निकालना है और जब हाइपो तुम निकाल लोगे तो इसी तरीके से तुम सारे रेशियोज निकाल लोगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन में तुम्हारे मन में एकदम डाउट तुम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसे समझाता हूँ। क्वेश्चन 2 इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुम एक चीज़ सीखोगे। देखो इसमें बोल रहे हैं राइट ट्रायंगल है जिसका नाम राइट एंगल बी में बना हुआ है, ए बी का लेंथ 24 है, बी सी का लेंथ 7 सेंटीमीटर है। हमें साइन ए कॉस से निकालना है, फिर साइन सी कॉस से निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट आएगा कि सर ये ए और सी में फ़र्क क्या है। तो चलो यही तुम्हें समझाता हूँ कि दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं आओ समझते हैं। तो देखो बच्चों एक राइट ट्रायंगल मैंने बनाया है जिसका नाम रख दिया है ए बी सी। इसमें राइट एंगल बी पे मैंने रखा है। ए बी का लेंथ क्वेश्चन ने बोला था 24 है और बी सी का लेंथ 7 है, जैसे क्वेश्चन ने बोला था वो मैंने कर दिया। सबसे पहले तुम ए सी का लेंथ फाइंड कर लो। तो हमें पता ही है कि यहाँ पर हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो ये कहता है कि जो ए सी स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के। यानी ए सी का वैल्यू निकालने के लिए इनको रूट के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है और उसके बाद 7 का स्क्वायर बेटा 49 होता है। दोनों को सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर में 625 आ जाएगा। यानी ए सी का लेंथ बोले तो जो हाइपो है वो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। पहले वाले में बोला है कि आप पहले साइन ए फाइंड करो और फिर साइन कॉस ए फाइंड करो। तो साइन ए का मतलब क्या है, हमने भी क्या सीखा, जो साइन होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन ए होता है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा बी सी है, डिवाइड बाई हाइपो क्या है मेरे पास ए सी है। तो बी सी का लेंथ 7 है, ए सी का लेंथ हमने 25 निकाला, तो ये साइन ए का वैल्यू हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कॉस ए का निकाल लोगे। कॉस क्या होता है, तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 24 डिवाइड बाई 25 होगा। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। अगर मैं सेकंड वाला पार्ट में देखूं तो वहां पर दिया हुआ है साइन सी लिख करके, तो आखिर साइन ए और साइन सी में फर्क क्या है। अब ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो जब मैंने एंगल ए की बात करी थी तो ये जो बी सी है इसको मैंने परपेंडिकुलर किया था क्योंकि एंगल ए के सामने में बी सी है। ठीक, लेकिन अगर मैं अब एंगल सी की बात कर रहा हूं, सेकंड वाले पार्ट में देखो साइन सी लिखा हुआ है, मतलब एंगल सी की बात की जा रही है, तो अब ये परपेंडिकुलर निकल आएगा। अब एंगल सी के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपो का हाइपो रहेगा। हाइपो चेंज नहीं होता है, बस ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। तो साइन सी में भी फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ही है, साइन लिखा हुआ है मतलब यही सेम रूल लगेगा। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर जो होगा वो ए बी बन जाएगा क्योंकि जो एंगल सी है उसके सामने में ए बी है और डिवाइड बाई में ए सी ही रहेगा। तो ए बी मेरे पास 24 है और डिवाइड बाई में मेरा ए सी का लेंथ जो है भाई वो 25 है। तो ऐसे करके इसे सॉल्व करना रहता है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है और ये जरूरी चीज़ भी था, मुझे तुम्हें सिखाना था, सो मैंने सिखा दिया। चलो जो अगला क्वेश्चन है अब उसे सॉल्व करते हैं। सो देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें बोला है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है और हमें पता करना है साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू। कैसे पता करेंगे, तो पहले तो देखो आखिर कॉट होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस वाले रूल के अकॉर्डिंग तुम देखो ये जो होता है ना उल्टा, 10 का उल्टा वो कॉट होता है। यानी कि यहाँ पर तुम पहले तो कॉट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, इधर 8 पहले से है, ये 15 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी जो ये 8 डिवाइड बाई 15 दिया है बेटा ना, ये एक्चुअल में क्या दिया है तुम्हें पता है, b बाई में p दिया है। यानी ऊपर में b लिखोगे और नीचे में p लिखोगे, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया, ये होता है कॉट का वैल्यू। यानी कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बना दूं, इस राइट ट्रायंगल का मान लो नाम मैं ए बी सी रख देता हूं, तो इसमें जो बेस है ना, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ कॉट ए लिखा हुआ है, तो एंगल ए में ये मेरा बेस कहलाएगा 8 और परपेंडिकुलर जो है ये वाला कहलाएगा और वो है 15। तो मुझे निकालना अगर साइन ए है या मुझे निकालना अगर सेक ए है, तो सेक वाले में भी हाइपो का जरूरत पड़ता है। देखो ये कॉस का उल्टा सेक होता है और यहाँ पर साइन में भी देखो हाइपो की जरूरत पड़ता है। बेस और परपेंडिकुलर का जरूरत है वो पहले से दिया हुआ है, लेकिन हाइपो भी चाहिए तो हाइपो निकाल लो यहाँ पर से, डिटेल में सॉल्व कर लेना। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जब तुम यहाँ पर से ए सी का लेंथ निकालोगे तो वही तुम्हारा रूट के अंदर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर आएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर में 289 है ना। और के वगैरह भी लिख लेना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था ना डिटेल में, वैसे सॉल्व कर लेना यहाँ पर। मैं अब डायरेक्ट तुम लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 289 और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 बन जाएगा। यानी जो हाइपो है वो बेटा 17 निकल करके आएगा। और हाइपो अगर 17 निकल गया तो तुम साइन ए भी निकाल सकते हो, सेक ए भी निकाल सकते हो। साइन जो होता है वो p बाई में h होता है, यानी कि तुम्हारा
15 डिवाइड बाई में 17 हो जाएगा, और जो सेक ए हमसे निकालने के लिए बोला गया था वो होता है h बाई में p, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई में b, सॉरी। तो हाइपो अपने पास 17 है और बेस अपने पास 8 है। तो बस इतना ही सा काम करना है, बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, अगर तुमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। चलो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। अब वो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पर प्रूव करने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज फाइंड करने के दिया हुआ है। तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें कॉट थीटा का वैल्यू 7 बाई में 8 दिया हुआ है, और हमें जो फाइंड करना है वो साइन से रिलेटेड है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा क्या फाइंड करना है। तो अगर साइन का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को हाइपो की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पहले हाइपो फाइंड करेंगे। तो ये अगर 8 और ये 7 है बेटा ना, तो जो हाइपो निकल करके आएगा वो रूट का 113 निकल करके आएगा। तुम लोग निकाल करके देख सकते हो। इसी का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा जो हाइपो है ना वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रूट का 113 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये इस रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी हाइपो 113 बन जाएगा रूट के अंदर। अब जो हमें फाइंड करना है फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड वाला तो इजी है, सेकंड वाला तो कॉट स्क्वायर केवल निकालना है, तो वहां पर तुम्हें बस 7/8 का स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है 1 प्लस में साइन थीटा, और ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा है, ठीक। और नीचे में अपने पास 1 प्लस में कॉस थीटा है, और फिर नीचे में 1 माइनस में कॉस थीटा है। तुम्हें पता है एक चीज खतरनाक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को ना जब तुम चैप्टर 11 पढ़ लोगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, जब तुम चैप्टर 11 पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन को तुम उस मेथड से बनाओगे तो और ज़्यादा इजी बनेगा, बहुत ज़्यादा इजी बनेगा। लेकिन वो मेथड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मैं इसे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ। बाकी यस, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले से भी बहुत ईजिली बन जाएगा। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है आइडेंटिटी वाला चैप्टर, वो इसको ना 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाना और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाना, देखना तुम्हारा आंसर बहुत स्पीड में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं रेशियो से बना करके दिखाता हूँ कि करेंगे क्या। तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा है ना, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देता हूँ बेटा, और फिर नीचे में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ। मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने बस क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, इसलिए इसमें मैंने स्क्वायर नहीं लगाया है और इसमें मैंने स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसे कॉट थीटा अगर 7/8 है तो साइन थीटा क्या होगा मेरे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपो होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, ये परपेंडिकुलर 8 है, और हाइपो जैसे कि मैंने बताया तुम्हें रूट का 113 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई में रूट का 113 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन गया है। और वैसे ही नीचे में 1 माइनस में कॉस थीटा है, तो कॉस क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपो होता है। बेस मेरे पास 7 है, तो ये 7 डिवाइड बाई में रूट का 113 हो जाएगा, और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और रूट 113 का स्क्वायर 113 हो गया, और नीचे में मेरे पास 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 113 का जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब की होता है इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसका करो इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को माइनस करो। तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 113 आएगा, माइनस में 64 हो जाएगा, उसके नीचे में जो 113 है वो उतार दो। फिर पूरे फ्रैक्शन के नीचे भी वैसे ही होगा, 113 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 113 आ जाएगा, फिर माइनस का 49 हो जाएगा, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो 113 है उसको उतार दो। तो बना क्या मेरे पास, 113 में से 64 माइनस होगा ना मेरे बच्चों, तो वो आ जाता है 49, ठीक है। और उसके डिवाइड बाई में 113 है, और उसी तरीके से 113 में से 49 माइनस आता है तो ये होता है 64, और उसके डिवाइड बाई में भी 113 है, तो ये डिनोमिनेटर का 113 दोनों का आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 49 और डिवाइड बाई में 64। तो ये इसका आंसर निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। मैं एक बार आंसर क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ तुम्हारे आंसर सीट से, यस बिल्कुल सही है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो तो और ज़्यादा आसान है। सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा बोला है, तो बस तुम्हें इस कॉट थीटा का स्क्वायर करना है, तो वो भी बेटा तुम्हारा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी सेम आंसर निकल करके आएगा सेकंड वाले का भी। तो फर्स्ट वाले को मैंने सिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन को मैं स्किप भी करूंगा ना, सारे क्वेश्चन को नहीं करा सकता, पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में कराना मेरे लिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बचा दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन मैं जरूर करा दूंगा। ठीक है, तो अगला चलो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी करा देता हूँ, क्योंकि वो एनसीईआरटी का भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या कहा गया फिफ्थ वाले में कि जो कॉट ए है वो 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है। आपको ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो इसमें सिर्फ तुम्हें ये करना है कि टेन का वैल्यू निकाल करके इसे सॉल्व करना है, कॉस और साइन का वैल्यू निकाल करके इसे सॉल्व करना है, और दोनों को चेक करना है इक्वल है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो कॉट ए का वैल्यू 4 बाई में 3 हो जाएगा। और हम लोग जानते ही हैं कि कॉट होता क्या है भाई, तो कॉट होता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, यानी कि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो 4 है बेटा वो तुम्हारा बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 3 हो जाएगा। जब तुम लोग एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इसे के मान करके सॉल्व करना कि भाई जो बेस है वो हमारा 4 के है, जो हाई परपेंडिकुलर है वो 3 के है, और जब तुम इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो ये 3 और ये 4 है ना, तो ये 100% 5 ही निकल करके आएगा। तो वही मैंने लिख भी दिया शॉर्टकट में। तुम लोग एग्जाम में से शॉर्टकट नहीं लिखोगे। देखो मेरा यहाँ पर मोटिव तुम लोगों को सिखाना है, रटवाना नहीं है। स्टेप स्टेप लिख करके वो तुम लोग अपने से आराम से कर सकते हो। एक आध दो क्वेश्चन अगर मैंने समझा दिया तो मेन है मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आखिर बनते कैसे, इनका लॉजिक क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो तुम लोग हमेशा किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। और अगर तुम रट्टू तोता की तरह सोचोगे कि सर बस मेरे को एक एक क्वेश्चन आप तुम समझाते जाओ, एक एक क्वेश्चन समझाते जाओ, बेटा उसमें कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कभी नहीं। तुम एक बार समझ जाओगे बाद में भूल जाओगे, क्योंकि तुमने फिर दिमाग को प्रेशराइज ही नहीं किया ना समझने के लिए, दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाने के लिए, खुद से सॉल्व करने के लिए। तुमने सिर्फ वीडियो देखा और वो समझा, तो उसमें चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो हाइपो कितना निकल जाएगा, 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो मुझे प्रूव करना है ना उसमें टेन भी है, साइन भी है और कॉस भी है। ठीक है, तो मैं पहले तीनों का वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक काम करते हैं, तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले अगर मैं साइन की बात करूँ, अगर मैं साइन ए की बात करता हूँ तो साइन ए क्या हो जाएगा, पी बाई में एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपो होता है। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपो मैंने 5 निकाल लिया, तो साइन का वैल्यू निकल गया मेरे पास। उसी तरीके से कॉस का भी निकाल ही लेता हूँ वैल्यू, कॉस बी बाई में एच होता है, तो बेस मेरे पास 4 है और एच मैंने 5 निकाल लिया है। फिर टेन का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। टेन जो होता है बेटा वो बस कॉट का जस्ट उल्टा ही होता है, वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। तो अगर ये 4/3 था तो ये 3/4 हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं प्रूव करने वाले पार्ट में, यानी कि ये चेक करना था ना हमें कि क्या इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए और डिवाइड बाई में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। हमें इसे चेक करना है कि क्या ये उसके इक्वल है कि नहीं कॉस वाले के। तो पहले इसे सॉल्व करके देखेंगे। इसके लिए 1 माइनस में 10 का वैल्यू कितना है, 3/4 है बेटा, तो 3/4 का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर में है, और वैसे नीचे में भी 1 प्लस में 3/4 का ऐसे स्क्वायर कर दोगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 9 डिवाइड बाई में 16, और पूरे के नीचे में 1 प्लस में 9 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 16 1 जा 16 होगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 माइनस करने पर हमारे पास 7 आता है। तो ये हो जाएगा 7 और डिवाइड बाई में 16, और नीचे में भी वैसे ही 16 1 जा 16 होगा, और उसमें 9 प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आंसर निकल कर क्या रहा है मेरे पास, वो 7 डिवाइड बाई में 25 निकल कर क्या रहा है। बस इसको यहीं पर सॉल्व करके छोड़ दो। अब RHS वाले पार्ट में आ जाओ, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था, LHS इक्वल टू RHS करने के लिए बोला था। तो RHS में क्या लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ था। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉस का वैल्यू कितना है भाई, 4/5 है, तो ये 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन का वैल्यू 3/5 है, तो ऐसे 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे में 25 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और नीचे में यहाँ पर भी 25 आ गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो डिनोमिनेटर में दोनों का 25 आ जाएगा, और 16 में से 9 माइनस होकर के 7 आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि हमारा दोनों पार्ट इक्वल आ रहा है। तो यस हमारे पास जो LHS है वो इक्वल है RHS के। बस तुम्हें ये लिखना है और खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रूव करना रहता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप करके फटाफट जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो तुम लोगों को सॉल्व कराता हूँ। जैसे मैं सीधे 5th क्वेश्चन के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 8 के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ 8 के पास, क्योंकि अभी तक तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना बेटा वो नंबर वाले क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पर नंबर ना लिख करके A और B लिखा हुआ रहता है। तो हमें ये चेक करना है कि अगर 10 का वैल्यू A बाई में B है तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इनको अगर सॉल्व करेंगे तो A² माइनस B² A² प्लस B² आएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये प्रूव हो सकता है? तो बिल्कुल इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा के बारे में, वो A बाई में B है, और हमें जो प्रूव करना है वो साइन और कॉस से रिलेटेड है।
तो अगर ये नंबर दिया रहता तो हम लोग क्या करते, वही चीज़ जो पहले किया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाते। हम जानते हैं जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, यानी ये ए है और ये बी है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते, ये हाइपो का अगर नंबर रहता तो। लेकिन यहाँ पर तो ए बी दिया हुआ है भाई, तो क्या हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? निकल तो जाएगा, लेकिन वो रूट के अंदर ए और बी करके आएगा, जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए अब तुम लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री का मैजिक दिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की मैजिक होती है बच्चों, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे रूल्स होते हैं। तो एक रूल ट्रिग्नोमेट्री में होता है, टेन थीटा जो होता है भाई वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तुम एक काम करना, मतलब किसको मैं ये नहीं बोल रहा रट लो, तुम लोग एक काम करना, साइन थीटा जो तुम लोगों ने भी पढ़ा ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपो, और जो कॉस थीटा के बारे में पढ़ा, दोनों को तुम डिवाइड करना, यानी दोनों का जो रूल मैंने तुम लोगों को भी बताया रेशियो वाला, उन दोनों को आपस में डिवाइड करना। तो देखना तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा ना वो 10 के बराबर आएगा, यानी जो 10 का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, वही वैल्यू निकल करके आएगा साइन और कॉस को सॉल्व करके। तो ये एक ट्रिक है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक शॉर्टकट है। फॉर्मूला बोले तो शॉर्टकट मैं बोलता हूँ फॉर्मूला को। तो यहाँ पर जो मुझे अब सॉल्व करना है ना, उसमें दिया क्या गया है, उसमें ये बोला गया है कि प्रूव कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसके LHS में लिखा हुआ है ए साइन थीटा ऐसे करके और माइनस में बी कॉस थीटा, और उसके डिवाइड में लिखा हुआ है ए साइन थीटा और फिर प्लस की साइन के साथ बी कॉस थीटा, और हमें इसे प्रूव करके लेकर के आना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो प्रूव करके लाना है वो मैं बाद में लिख दूंगा, फिर चलो यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। हमें लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो क्या हम इसको साइन को और कॉस को क्या हम लोग 10 में चेंज कर सकते हैं? क्योंकि देखो 10 का वैल्यू दिया है, साइन या कॉस का वैल्यू दिया नहीं है, तो हमें तो लेकिन 10 का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ प्रूफ साइन और कॉस को करना है। तो एक काम करते हैं, हम साइन और कॉस को 10 में बदल देते हैं। तुम लोग आए, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। तुमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है क्लास 9th में जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसमें मैंने क्या बताया था तुम्हें कि कोई भी फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है, याद आया? तो सेम वैसे यहाँ पर होगा, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा जाता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। बोलोगे सर कॉस थीटा से डिवाइड क्यों कर रहे हो, कुछ और से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? वो भी समझाऊंगा, पहले डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो जब डिवाइड होगा ना तो ये और ये भी डिवाइड होंगे, ये और ये भी डिवाइड होंगे, सब डिवाइड होते हैं। जैसे देखो ए साइन थीटा लिखा है ना, वो भी डिवाइड होगा कॉस थीटा से। उसके बाद माइनस का बी कॉस थीटा लिखा हुआ है ना बेटा, वो भी डिवाइड होगा कॉस थीटा से। और नीचे में तुम्हारे पास जो ए साइन थीटा है वो भी डिवाइड होगा कॉस थीटा से, इस तरीके से। और माइनस की साइन के साथ जो प्लस की साइन के साथ जो बी कॉस थीटा है वो भी डिवाइड हो जाएगा तुम्हारे कॉस थीटा से। अब मन में सवाल आ रहा होगा सर कौसे थीटा से काहे डिवाइड किए और कुछ डिवाइड क्यों नहीं किए? तो देखो हमने क्या बताया तुम्हें, जो टेन थीटा होता है वो साइन डिवाइड कॉस होता है। टेन क्या होता है भाई? साइन बाई में कॉस होता है। तो मुझे यहाँ पर 10 बनाना था और इसीलिए मैंने साइन के नीचे में कॉस लगा दिया, यानी कि कॉस थीटा से डिवाइड करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि साइन के नीचे कॉस आ जाए ताकि ये 10 बन जाए। लेकिन इससे डबल फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, यानी चीज़ें और आसान होगी हमारे लिए। तो अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए तो रहेगा ही, साथ ही साथ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा हो जाएगा ऐसे। और माइनस की साइन के साथ यहाँ पर ये बी बचेगा क्योंकि कॉस तो कैंसिल हो गया है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी ए रहेगा ही, लेकिन ये साइन डिवाइड बाई कॉस यहाँ पर भी टेन थीटा हो जाएगा और प्लस की साइन के साथ यहाँ पर ये बी हो जाएगा। अब तुम इनके जो वैल्यूज़ दिए हुए ना टेन थीटा के, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ए लिख दो पहले जो ए है, फिर ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा का वैल्यू यानी कि ए डिवाइड बाई बी लिखो, फिर माइनस का बी अलग से है। वैसे नीचे में ए लिखो, 10 का वैल्यू ए डिवाइड बाई बी लिखो और प्लस का बी अलग से लिखो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई में बी माइनस का बी, और नीचे में भी ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी और प्लस का बी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस कर दो। तो ऊपर में ए स्क्वायर है, माइनस की साइन लगाओ, बी का बी से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर आएगा, और नीचे में ये जो बी है उसको उतारना मत भूलना। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर में ऐड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी का बी से मल्टीप्लाई होगा कि बी स्क्वायर, और नीचे में ये वाला बी उतर जाएगा। अब यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, दोनों को करो कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इक्वल टू RHS, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और इसको प्रूव करके दिखा दिया राइट हैंड साइड के। इस तरीका से प्रूव करना रहता है मेरे बच्चा पार्टी, अगर नंबर ना दिया हुआ है तो।
मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया हो। और हाँ, अगर नंबर दिया हुआ है तो भी तुम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो थोड़े तगड़े क्वेश्चंस लगे हैं। सो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो 11th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर 10 का वैल्यू दिया है और हमें ये शो करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा 3 है ना, यानी कि इसको अगर डिवाइड करें इससे तो 3/4 आएगा, ऐसा शो करना है। तो दिया है 10 का वैल्यू, सॉल्व करना है कॉसेक और सेक को। तो हमें कॉसेक और सेक में पता ही है कि 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, लेकिन कॉसेक और सेक में हाइपो का भी जरूरत पड़ता है। तो पहले मैं जल्दी से इसमें हाइपो निकालूंगा, फिर कॉसेक और सेक के वैल्यूज निकाल करके इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे आएगा ही, शो करने के लिए बोला है तो ये आना लाजमी है, यानी ये आंसर आएगा ही आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर टेन थीटा दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और जब तुम यहाँ पर राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो जो हाइपो है बेटा वो रूट का 8 निकल करके आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है तुम लोग परपेंडिकुलर का यानी कि जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो लगा करके आराम से हाइपो निकाल सकते हो। अब जब हाइपो निकल गया है ना, तो पहले अपन कॉसेक का और सेक का वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें सॉल्व करने के लिए यूज पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा आखिर होता क्या है? तो कॉसेक थीटा होता है बेटा हाइपो डिवाइड बाई में परपेंडिकुलर। जो साइन होता है ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपो, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है कॉसेक। तो यहाँ पर हाइपो अपने पास रूट का 8 आ गया है और डिवाइड बाई में परपेंडिकुलर 1 है, यानी कि ये फाइनली रूट का 8 बन जाएगा। नीचे में 1 लिखो या ना लिखो बतिया एक ही है। और उसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है? तो होता है हाइपो डिवाइड बाई बेस, और हाइपो वही हमारे पास रूट का 8 है और बेस दिया हुआ है रूट का 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का वैल्यू। लेकिन हमें क्या सेक और कॉसेक निकालना है? नहीं, कॉसेक स्क्वायर निकालना है। हमें जो शो करना है, चलो मैं उसे लिख देता हूँ पहले। सो एलएचएस में मुझे शो ये करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, और इसे हमें इक्वल लाना है 3/4 के। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का वैल्यू मैंने रूट 8 निकाला है, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट 8 का स्क्वायर। फिर सेक स्क्वायर थीटा जो मैंने निकाला है यहाँ पर वैल्यू, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी रूट 8 डिवाइड बाई में रूट 7 का भी ऐसे स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर पूरे के नीचे में भी सेम टू सेम हो जाएगा, बस प्लस की साइन के साथ, यानी रूट 8 का स्क्वायर और प्लस की साइन के साथ रूट 8 डिवाइड बाई में रूट 7 का होल कंप्लीट स्क्वायर ऐसे। ठीक, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, यहाँ पर भी ये 8 हो जाएगा और डिवाइड बाई में 7 आ जाएगा। पूरे के नीचे में मेरे पास वैसे ही 8 प्लस में 8 डिवाइड बाई में 7 हो जाएगा। जब स्क्वायर होता है रूट का तो रूट हट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 7 8 जा हमारे पास हो जाएगा 56 माइनस में 8 डिवाइड बाई 7, और नीचे में भी 7 8 जा हो जाएगा 56 प्लस में 8 और डिवाइड बाई में 7 आ जाएगा। तो 56 में से 8 माइनस होगा तो 48 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और नीचे में 56 में 8 प्लस होगा तो ये 64 डिवाइड बाई में 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, बचा तुम्हारे पास 48 डिवाइड बाई में 64। और अगर मैं 48 डिवाइड बाई 64 को कट करूं तो 8 के टेबल से भी कट हो जा रहा है, सॉरी 8 के टेबल में, मतलब कि ये भी कैंसिल हो जा रहा है। किस तरीके से कैंसिल हो रहा है भाई? तो 8 के टेबल में हमारे पास 3 बार में नहीं 8 8 16 16 से, अरे 16 से डायरेक्ट कट हो जा रहा है, 8 से कट करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट 16 से निपटा दो। 16 के टेबल में मेरा 16 × 48 होता है और 16 × 4 = 64 होता है, यानी कि 16 से डायरेक्ट कट कर दो तो डायरेक्ट तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा। नहीं तो 8 से कट करते तो 8 8 जा और 8 6 जा करते है ना, उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से कट करना पड़ जाता। तो दोबारा कट करने से बढ़िया एक ही बार बड़े से बड़े नंबर से कट कर दो, अगर बड़े नंबर से कट करना जानते हो तो। अगर नहीं कट कर रहे हो तो छोटे नंबर से कट करो। तो मैंने 3/4 कर दिया जो कि मेरा RHS है, और इसी तरीके से ये शो करना था। हेंस प्रूव्ड लिखने में बहुत मजा आता है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में ऐसे हेंस प्रूव्ड भी लिख देता हूँ। ये लिखने में नहीं पता क्या है, बहुत मजा आता है जब कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो। ठीक है, तो 11th वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब कौन सा क्वेश्चन करा दूँ? आई थिंक ये डायग्राम वाला क्वेश्चन करा देना चाहिए क्या? डायग्राम वाला क्वेश्चन करा दूँ क्या बच्चों? जो 14th वाला क्वेश्चन है पहले इसको करा देता हूँ, 14th वाले को ही। ये 11th के बाद सीधे उसी के पास चलते हैं। देखो 14th वाले में दिया क्या गया है ना, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हाइपो और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब हमसे बोल क्या रहे हैं कि फाइंड टेन पी निकालिए एंड कॉट आर निकालिए, और ये बताइए कि क्या टेन पी और कॉट आर इक्वल है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए बेस निकालना पड़ेगा। चलो इसका बेस फाइंड करते हैं पहले। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो मेरे पास राइट ट्रायंगल दिया हुआ था, इसमें हाइपो 13 था और परपेंडिकुलर 12 है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो बेस निकलेगी वो पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकल करके आ जाएगी। मैंने वो शॉर्टकट में लिख दिया है, तुम लोग एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाओगे पूरा पाइथागोरस लगा करके। तो ये बेस मैंने 5 निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे 10p का वैल्यू। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 10p निकालो और कॉट आर निकालो। तो 10p आखिर निकलेगा कैसे?
देखो जो P यानी कि जहाँ पर हमारे पास एंगल बनता है, हम लोग जानते हैं टेन होता है क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। टेन होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, क्या ये परपेंडिकुलर कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंगल P यहाँ पर बना हुआ है तो इसके सामने में RQ आ रहा है, तो RQ हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये ध्यान रखना P के लिए, ठीक, ओके। और उसके बाद यहाँ पर मैं बेस लिख देता हूँ, इसको मैं कट भी कर देता हूँ, बस मैं RQ लिख देता हूँ कि भाई RQ जो है वो 5 है। कभी RQ बेस भी बन सकता है और कहीं कहीं पर RQ जो है वो परपेंडिकुलर का भी काम कर रहा है, तो बेस मत लिखना, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर PQ RQ आ जाएगा और बेस ये PQ कहलाएगा। बेस क्या कहलाएगा? PQ कहलाएगा। तो RQ मेरे पास 5 है और PQ मेरे पास 12 है, ये हो गया 10P का वैल्यू। अब बोला था कॉट R निकालो, तो कॉट R क्या होगा भाई? कॉट क्या होता है? कॉट होता है हमारा बेस डिवाइड बाई में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस है कौन? तो एंगल अगर R की बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, यानी कि RQ हमारा बेस हो गया और जो PQ है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो RQ के बदले में 5 है और PQ के बदले में 12 है, तो क्या दोनों इक्वल हैं? तो यस, अपना जो 10P है ना, जो अपना जो 10P है वो इक्वल है कॉट R के, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम निकल करके आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट जरूरी था समझना, इसलिए मैंने क्वेश्चन समझा दिया, ठीक। अब इसमें क्या करा दूँ भाई तुम लोगों को मैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, चलो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। 16th वाले क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल पॉइंट ए पर बना हुआ है और जो tan c है वो √3 है। तो फाइंड कीजिए वैल्यू sin b cos c प्लस cos b sin c का। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, बस b और c करके ऐसे आगे पीछे कंफ्यूज कर रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम पहले की तरह लगेगा। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हमें tan c का वैल्यू दिया हुआ है √3। मैंने यहाँ पर एंगल a पर राइट एंगल बना लिया है, इधर c लिख दिया, यहाँ पर b लिख दिया, तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर tan c हमारे पास √3 दिया है तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, यानी कि हमारे पास जो √3 है ना वो AB है बेटा, और डिवाइड बाई में इसके 1 भी छुपा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। तो जो AC है अपने पास उसका वैल्यू 1 है, AC 1 है और AB जो है भाई वो √3 है। तो अगर ये √3 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है तो हाइपो हमारा कन्फर्म है 2 निकल करके आएगा, तुम लोग निकाल करके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास जो BC निकल करके आएगा, BC का जो लेंथ निकलेगा वो 2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अब उसके बाद जो हमें सॉल्व करना है ना उसके पास आ जाओ। हमें बोला ये था साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग पहले एक एक करके वैल्यू निकालते हैं कि साइन बी आखिर होगा क्या। अगर साइन बी की बात कर रही है तो हम लोग जैसे कि अभी रूल पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर P बाई एच होता है साइन का क्या होता है? P बाई में एच होता है। तो P बेटा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर। तो अगर साइन B की बात की जा रही है, यानी एंगल अगर यहाँ पर बना है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि AC हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपो तो हाइपो रहता है, तो AC के बदले में 1 हो जाएगा और हाइपो के बदले में 2 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करना है। साइन B का वैल्यू निकल गया और इसमें क्या क्या दिया गया था यार? कॉस C दिया हुआ है ना, तो कॉस C का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये पहले कॉस बी का वैल्यू निकालते हैं, कॉस बी यहीं से कॉस बी का वैल्यू निकलेगा। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस डिवाइड बाई हाइपो होता है, तो बेस ये कहलाएगा, ये हमारा बेस कहलाएगा इस वाले एंगल के लिए, यानी कि ए बी हो जाएगा बेस और हाइपो तो BC ही रहेगा। तो ये बन गया √3 डिवाइड बाई में 2, ठीक है। साइन बी कॉस बी निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग जल्दी से साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। ये बोला था कि सी बोला था? नहीं, कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन? कॉस सी और साइन सी, हाँ साइन सी और कॉस सी बोला गया है ना। तो साइन सी कितना होगा? अब यहाँ पर अगर सी की बात की जाए तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? ए बी हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और उसके बाद जो हाइपो है वो तो BC ही रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 और डिवाइड बाई में 2, ठीक है। और अगर cos C की बात की जाए तो अब जो बेस है वो AC कहलाएगा, पहले जो बेस AB कहला रहा था बेस AC हो जाएगा और डिवाइड बाई में BC तो रहेगा ही, तो E बन जाएगा तुम्हारा 1 बाई में 2, ठीक है। अब फाइनली नाउ जो हमें सॉल्व करना था उसके पास आ जाओ। तो सॉल्व क्या करना है? सॉल्व में लिखा हुआ है साइन B, फिर बगल में लिखा हुआ है cos C, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस की साइन के साथ cos B लिखा हुआ है, और फिर बगल में लिखा हुआ है साइन C, यानी कि ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साइन B की वैल्यू है 1/2, मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू कितनी है? वो भी 1/2 है, प्लस की साइन cos B की वैल्यू कितनी है? तो √3 डिवाइड बाई 2 है, तो √3 डिवाइड बाई में 2 कर देंगे, और साइन C की वैल्यू कितनी है? तो वो भी √3 डिवाइड बाई में 2 ही है।
और अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2 2 जा 4 और ऊपर में आ गया 1, प्लस की साइन, यहाँ पर भी नीचे में 2 2 जा 4 आ जाएगा और ऊपर में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, तो ऊपर में 3 और 1 प्लस करोगे तो 4 आएगा, और नीचे में बेस को एक बार उतारना रहता है, नीचे में 4 + 4 8 मत कर देना क्लास 3 4 के बच्चों की तरह। तो ये 4/4 यानी कि 1 होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब मैं थोड़ा सा थक भी जा रहा हूँ और मुश्किल क्वेश्चन खत्म भी हो रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को बस 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ बच्चों। कौन कौन से कराने वाला हूँ वो बता देता हूँ पहले ही, ताकि तुम लोग समझ जाओ। मैं कराने वाला हूँ 20 वाला, क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं कराया। बाकी सब क्वेश्चन सेम सॉल्व होगा, बाकी किसी में कुछ अलग नहीं है। लॉट्स वाला लिखा था, मैं सोचना कि सर मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे ये सभी क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। रूट वाला मैंने भी नहीं सिखाया, इसलिए रूट वाला एक सिखा देता हूँ और एक ये वाला सॉल्व कर देता हूँ जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था। बस उसके बाद मेरे को छुट्टी दे देना और फिर हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 में। ठीक है, चलो फिर जल्दी से 20 वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ 20 वाले में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एंगल थीटा बना हुआ होगा। अब उसके बाद हमारा जो कॉट थीटा होता है आखिर वो होता क्या है, b/p होता है। यानी ये हमारा बेस है, जो थ्री है ना वो बेस है और परपेंडिकुलर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो अगर ये 3 और ये 4 है तो ये पक्का 5 ही निकल करके आएगा, यानी कि जो हाइपो होगा, इसलिए जो हाइपो तुम निकालोगे सॉल्व करके पाइथागोरस के थ्योरम से, वो 5 निकल करके आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेक और कॉसेक का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर प्रूफ करने जाएंगे। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपो डिवाइड बाई बेस। हाइपो डिवाइड बाई बेस होता है, हाइपो हमने 5 निकाल लिया है और बेस हमें 3 पता है। और उसी तरीके से जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपो डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपो अपने पास 5 है और परपेंडिकुलर अपने पास 4 है। तो इस तरीके से हमने सभी वैल्यूज़ को रख लिए। अब हम लोगों को सिर्फ सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो LHS में जो दिया हुआ है ना रूट वाला उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखा हुआ है सेक थीटा ऊपर में, माइनस में कॉसेक थीटा और डिवाइड बाई में भी सेम टू सेम है, बस प्लस की साइन के साथ है, सेक थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा का वैल्यू है 5/3, माइनस में कॉसेक थीटा का वैल्यू है 5/4 और डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम चीज़ हो जाएगा 5/3 प्लस में 5/4 हो जाएगा। तो ये आखिर कितना बन जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। ठीक है, और फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस साइन लगा दो। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और 3 5 जा ये 15 हो जाएगा। फिर पूरे के नीचे में भी सेम टू सेम वही चीज़ होगा, नीचे में 12 ऊपर में 20 और प्लस में 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, पहले तो ये 12 से 12 कैंसिल, खेल खत्म। ऊपर में बन जाएगा 5 और नीचे में कितना आ जाएगा, तो 20 प्लस में हमारे पास जो 15 है कितना होता है 35 होता है। और ये कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट हो रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो रूट के अंदर में 1/7 आ गया। और देखो यही हमें प्रूफ करना था। देखो जो 1 है ना, ये तो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो या 1 के पावर में कुछ भी लिख दो, 1 ही होता है। तो इस वजह से 1 बेचारा हमेशा रूट से आराम से बाहर निकल जाता है। यानी कि क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं और 1 का स्क्वायर अगर कह सकते हैं तो वो रूट से बाहर चला जाएगा। लेकिन 7 को 7 का स्क्वायर नहीं कह सकते, इसलिए वो बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा। तो एक्चुअल में हमें ये प्रूफ करना था और यही हमारा RHS है। तो इस तरीके से 20 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूट वूट दे करके घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बस वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि चैप्टर 11 के जो कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन 22 वाला जल्दी से सॉल्व करते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना सा कहा हुआ है कि अगर साइन ए का वैल्यू इक्वल टू वाई है तो एक्सप्रेस करो कॉस ए को tan ए को इन टर्म ऑफ वाई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, आओ इसको डिटेल में एकदम कॉपी में समझाता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में रिसेंट में आया हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने काम किया कि साइन ए इक्वल टू वाई लिखा हुआ था, मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया जिसमें मैंने एंगल ए मेंशन कर दिया है। अब जो साइन होती है वो होती क्या है, वो होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपो होती है। यानी कि जो ऊपर में y दिया है और नीचे में जो 1 दिया है, तो जो 1 है बेटा वो हाइपो अपने पास, 1 क्या है हाइपो है, और y जो है वो परपेंडिकुलर है। ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपो 1 है। हमें इसे जो सॉल्व करना है उसमें बोला गया था कि कॉस और tan के फॉर्म में सॉल्व करना है, और कॉस के लिए और tan के लिए दोनों के लिए हमें बेस का जरूरत पड़ेगा।
तो हमें पहले यहाँ पर पाइथागोरस चचा का थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो चलो फाइनली लास्ट क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये 1 और y लिख करके दिया हुआ है, नंबर तो है नहीं, तो थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं ABC इस ट्रायंगल का। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AC का वैल्यू कितना अपने पास 1 है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर लो। AB का वैल्यू अपने को नहीं पता, उसको AB ही लिखेंगे, और BC का स्क्वायर यानी कि ये y का स्क्वायर हो जाएगा। अब y स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो तो 1 माइनस में y स्क्वायर हो गया, और इक्वल के उस साइड में AB का स्क्वायर है, तो मैं काम करता हूँ ये स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये रूट में आ जाएगा। यानी AB का जो लेंथ निकल करके आ रहा है, जो बेस निकल करके आ रहा है, वो रूट के अंदर 1 माइनस में y स्क्वायर निकल करके आ रहा है। ठीक है, ओके। अब तुम्हारा आंसर रेडी है मेरे बच्चों। तुम्हें निकालना क्या था, कॉस ए बोला गया था कि कॉस ए निकाल करके दिखाइए। कॉस होता क्या है, पंडित बद्री होता है ना, तो b डिवाइड बाई हाइपो हो जाएगा। तो b क्या है अपने पास, बेस क्या है, तो रूट के अंदर 1 माइनस में y स्क्वायर है, और हाइपो अपने पास 1 है, यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग रूट के अंदर 1 माइनस में y स्क्वायर लिख देंगे, बस यही है कॉस ए का वैल्यू। और उसी तरीके से tan a को बोला गया था y के टर्म में शो करने के लिए, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर अपने पास y है, और बेस अपने पास जो हमने निकाला 1 माइनस में y का स्क्वायर रूट के अंदर ये है। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो बच्चों, जो मैंने आज तुम लोगों को पढ़ाया है ना, इसी तरीके से तुम लोग अगर मेरे से मेरे बैच में पढ़ना चाहते हो, जहाँ पर अगर तुम्हें कोई डाउट आता है ना, तो तुम कॉल के थ्रू अपने डाउट भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ऐसा मेरा तगड़ा बैच है जिसमें डायरेक्ट तुम मुझसे लाइव क्लास के बीच में बात कर सकते हो कॉल के थ्रू। तो तुम लोग अगर उस बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, तो तुम लोग जल्दी से जा करके अनअकैडमी के ऐप में रजिस्टर कर सकते हो, मेरे बैच में इनरोल कर सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस होते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, तुम लोग वो भी वहाँ पर जा करके देख सकते हो। एंड जो मैंने पढ़ाया तुम्हें आज, इनके जो नोट्स हैं वो तुम्हें मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा ऑफिशियल MD सर वाले में, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।